अभी कुछ ही समय पहले ईरान में कुछ असामान्य से भूकंप के झटके महसूस हुए थे और इन भूकंप के झटकों ने कुछ नए रूमर्स, कुछ नए स्पेकुलेशंस को जन्म दिया और कई ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिली जिनमें इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। हालांकि ईरान ने इस दौरान कोई न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया है या नहीं किया है तो इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन या स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट होते हैं आखिर वो कंडक्ट किए कैसे जाते हैं और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट की सिचुएशन बनती है तो उसको न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट के दौरान कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। President Truman just announced the first ever use of a new secret weapon, an atomic bomb of unparalleled strength. The widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. Now I am become death, the destroyer of worlds. तो जब भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो जितनी खतरनाक स्थिति उसके फटने के समय होती है तो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति उसके फटने के बाद होती है और इस खतरनाक स्थिति को कहा जाता है रेडियो एक्टिव फॉल आउट, जो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं। ये पार्टिकल्स न केवल तत्काल क्षेत्र को प्रभावित करते हैं बल्कि हवा के साथ दूर दूर तक भी फैल सकते हैं, जिससे लंबे समय तक नुकसान हो सकता है और ये बहुत लंबे समय तक हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद रहते हैं और मानव शरीर, जानवर और पेड़ पौधों पर गंभीर असर डालते हैं। जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है तो वो भी दो तरह का होता है। एक होता है अर्ली फॉल आउट, दूसरा होता है डिलेड फॉल आउट। अर्ली फॉल आउट यानी कि जब रेडिएशन के पार्टिकल्स विस्फोट होने के तुरंत बाद कुछ ही घंटों में जमीन पर गिर जाते हैं, और वहीं जो डिलेड फॉल आउट होता है तो उस कंडीशन में रेडिएशन पार्टिकल्स ऊंचाई पर लंबे समय तक बने रहते हैं और फिर धीरे धीरे कई दिनों, हफ्तों या महीनों में जमीन पर गिरते हैं। जब ये पार्टिकल्स हवा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं या हमारे त्वचा के संपर्क में आते हैं तो ये हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, थायराइड, ल्यूकेमिया तो ये सभी हो सकती हैं और इसका असर कई पीढ़ियों तक जा सकता है, जिसमें जन्मजात विकृतियां और जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। जब यही पार्टिकल्स मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये खेतीबाड़ी, पेड़ पौधे इन सभी को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जो पानी के स्रोत हैं वो दूषित हो जाते हैं, जिससे पशुओं और इंसानों के लिए पीने का पानी भी जहरीला हो जाता है और ऐसे इलाके में जो वन्य जीवन है, पर्यावरण है, उन सभी में तबाही मच जाती है। और इतिहास में ऐसे कई बड़े हादसे हुए हैं जहां पे रेडियो एक्टिव फॉलआउट ने एक व्यापक विनाश मचाया है। चेरनोबिल, फुकुशिमा ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहां पे रेडिएशन से लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा है। और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे तो उसके बाद वहां के लोगों को कितने लंबे समय तक इसका नुकसान झेलना पड़ा था वो आप सभी जानते ही हैं। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेडियो एक्टिव फॉलआउट होता क्या है। अब प्रश्न ये आता है कि जब कोई देश न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करता है तो उसमें इस रेडियो एक्टिव फॉलआउट की स्थिति को कंट्रोल कैसे किया जाता है। या इतिहास में ऐसी कोई घटना घटी है जब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के दौरान ही ये रेडियो एक्टिव फॉलआउट वाले सिचुएशन से लोगों को नुकसान पहुंचाओ। तो देखिए, आज तक इतिहास में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट हुए हैं तो उन सभी में मुख्य तौर पर टेस्ट करने के लिए 4 तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें से पहला तरीका है हाई एल्टीट्यूड या फिर एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट, जिसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन है तो वो ग्राउंड की सरफेस से ऊपर हवा के बीच में किया जाता है। और इस तरह के टेस्ट में आमतौर पर न्यूक्लियर डिवाइस को या तो किसी टावर के ऊपर टॉप में फिक्स किया जाता है या उसे प्लेन या बलून की मदद से ड्रॉप किया जाता है ताकि वो हवा के बीच में फटे। और ये तो स्पष्ट कि इस टेस्ट में जो रेडिएशन फॉल आउट है वो बहुत सारा होता है, लेकिन इस तरह के तरीके में सेफ्टी मेजर्स के तौर पर ये टेस्ट केवल वहीं किए जाते हैं जहाँ कई मील दूर तक कोई भी ना हो और इस तरह के टेस्ट कंडक्ट करने से पहले सभी प्रभावित क्षेत्रों को पहले क्लियर किया जाता है। लेकिन फिर भी इतिहास में एक ऐसी घटना हुई है जब इस तरह का एक न्यूक्लियर टेस्ट कंट्रोल से बाहर हो गया था और ये हुआ था 1954 में कैसल ब्रावो टेस्ट के दौरान। ये जो टेस्ट था इसे अमेरिका ने एक मैन मेड आइलैंड में कंडक्ट किया था जिसमें एक हाई यील्ड का थर्मो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट किया जाना था। लेकिन इस टेस्ट के दौरान साइंटिस्ट को जिस लेवल के एक्सप्लोजन की उम्मीद थी तो एक्चुअल जो एक्सप्लोजन था वो उनकी उम्मीद से 2 गुना ज़्यादा हुआ और जिस वजह से साइंटिस्ट ने जिस रेडियो एक्टिव फॉल आउट की सिचुएशन का अनुमान लगा रखा था तो वो सिचुएशन एक्चुअल में उनके अनुमान से कहीं ज़्यादा निकल गई। और फिर उस दौरान वेदर पैटर्न के भी चेंज होने की वजह से हवा का जो बहाव है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के एक बहुत बड़े हिस्से को उन क्षेत्रों तक भी ले गया जो क्षेत्र इस टेस्ट से पहले खाली नहीं कराए गए थे। और इसके रेडिएशन से कई सारे लोग प्रभावित हुए, जिसमें जैपनीज फिशिंग वेसल के 23 क्रू मेंबर्स भी थे जो कि इस हैवी रेडिएशन फॉल आउट के चपेट में आ गए और इनमें से कुछ की रेडिएशन सिंड्रोम के कारण कुछ महीनों बाद मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से एटमॉस्फेयर पर न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने वाला जो एक तरीका है इसे ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया गया। और अगर यूएस से ज़्यादा किसी ने अगर एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं तो उसमें फ्रांस का नंबर आता है, जिसे 1960 से 70s के बीच में इस तरह के कई सारे टेस्ट किए थे।
फिर इसके बाद दूसरा तरीका है अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट, और इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को पानी के नीचे टेस्ट किया जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि जो अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट है वो एटमॉस्फेरिक टेस्ट की तुलना में कम रिस्की होता है, तो आप गलत है। एक्चुअल में जो अंडर वाटर टेस्ट है तो उसमें भी एटमॉस्फेयर टेस्ट की तरह ही समान रिस्क रहता है। हाँ, लेकिन एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग के दौरान जो रेडियो एक्टिव फॉलआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वो इस अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट में कम हो जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन का जो अधिकतर हिस्सा है वो पानी के नीचे ही रह जाता है। जो अंडर वाटर टेस्टिंग है वो सी लाइफ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, और जहाँ पे टेस्टिंग की गई है तो उसके साथ साथ उसके आसपास की मरीन लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और जो लोग अपने सर्वाइवल के लिए मरीन लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं, जैसे कि कुछ फिशिंग विलेजेस या फिर सी फूड का निर्वाह करने वाली आबादी, तो वे भी उनके तटों से सैकड़ों मील दूर पानी के नीचे किए गए न्यूक्लियर टेस्ट के गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। और इसी वजह से जो अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो ज़्यादा कंडक्ट नहीं किए गए, और जो पहला अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट था उसे यूएस ने ही 1946 में कंडक्ट किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन क्रॉसरोड्स। इसके बाद एक तीसरा तरीका जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और यही सेम तरीका भारत ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग में इस्तेमाल किया था, जो कि है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। हालांकि वैसे तो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग वाला तरीका है तो उसे बाकी के तरीकों में सबसे सेफेस्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को भी कंडक्ट करना आसान टास्क नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब भी इतना पावरफुल होता है कि वो पृथ्वी के 65 फीट हिस्से को एक कागज़ की तरह अलग कर सकता है। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर आपको 1 किलोटन यील्ड वाले बॉम्ब को टेस्ट करना है तो उसे आपको कम से कम 300 फीट ज़मीन के नीचे टेस्ट करना चाहिए। और जैसे कि कैसल ब्रावो वाले टेस्ट में हुआ था कि साइंटिस्ट ने उस न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत का जितना अंदाज़ा लगाया था, एक्चुअल में वो ताकत उससे कहीं ज़्यादा निकली। तो ऐसी स्थिति हर न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ ही हो सकती है, और किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब की असली ताकत का अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि आप उसे टेस्ट नहीं करते। तो इसलिए अंडरग्राउंड टेस्टिंग को भले ही सेफ माना जाता है, लेकिन इसमें भी खतरा हमेशा बने रहता है कि आप उसको जितनी ज़मीन के नीचे टेस्ट कर रहे हैं क्या उतना उस न्यूक्लियर बॉम्ब की एक्चुअल एनर्जी को झेलने के लिए पर्याप्त है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि टाइटली कंट्रोल्ड कंडीशंस में भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट में जो रेडिएशन का हिस्सा है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में फैल जाए। लेकिन फिर भी अन्य तरीकों की तुलना में जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग है तो उसमें अधिकतर कंक्रीट और पृथ्वी की जो मोटी परतें हैं तो वो रेडिएशन को घेर लेती हैं, जिससे उसके बाहरी वातावरण में फैलने का खतरा कम हो जाता है। और भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण था ऑपरेशन शक्ति, तो इन दोनों में अंडरग्राउंड टेस्टिंग ही की गई थी। 45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests, the Pokhran range. बाकी 1996 में कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन होने से पहले जो अधिकतर न्यूक्लियर टेस्ट थे वो अंडरग्राउंड ही परफॉर्म किए गए थे। इसके बाद चौथा तरीका है आउटर स्पेस में टेस्ट करने वाला, और इसे खास तौर पर कोल्ड वॉर के समय यूएस और रशिया ने परफॉर्म किया था, क्योंकि उस समय दोनों देशों के बीच अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने की रेस लगी हुई थी। लेकिन आउटर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने वाला जो तरीका है तो उससे भले ही पृथ्वी के लिए तो रेडियो एक्टिव फॉलआउट का खतरा ना बने, लेकिन वो भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए खतरा जरूर था, और इस वजह से आउटर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने वाले तरीके को रोक दिया गया था। और उसके कई कारण थे, जैसे कि अगर आप आउटर स्पेस में भले ही अपनी ही डीकमीशन सैटेलाइट पर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे जो दूसरे देशों की सैटेलाइट्स हैं तो उन पर भी खतरा रहता था। दूसरा ये कि भले ही इसमें रेडियो एक्टिव फॉलआउट की सिचुएशन ना बने, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में रेडिएशन के डिफ्लेक्शन से एक बेहद ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती, जो कि पृथ्वी में कई बड़ी बड़ी सिटीज़ के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को नष्ट कर देती। और इसके अलावा स्पेस में रहने वाला रेडिएशन भविष्य के मैन स्पेस फ्लाइट्स के लिए हमेशा ही खतरा बने रहता, और इस वजह से आउटर स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट के तरीके को रोक दिया गया था। और जैसे कि आज के समय में कई सारी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी हैं, तो अब न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के कुछ और बेहद ही सेफ तरीके भी आ चुके हैं, जैसे कि जीरो यील्ड न्यूक्लियर टेस्ट। और इस तरह के टेस्ट में एक्चुअल में कोई विस्फोट नहीं होता है, बल्कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइसेस की जांच की जाती है, और वो भी कंप्यूटर मॉडलिंग और सिमुलेशन की मदद से। और इस तरह की टेस्टिंग में रेडियो एक्टिव फॉलआउट का खतरा जीरो होता है, क्योंकि एक्चुअल में कोई विस्फोट हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो टेस्टिंग है ये आपके न्यूक्लियर डिवाइस के विस्फोट के असर का बिल्कुल सटीक अनुमान नहीं दे पाती। इसके अलावा इसी तरह का एक और तरीका है सब क्रिटिकल टेस्ट, जिसमें यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम जैसे न्यूक्लियर मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस परीक्षण को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि विस्फोट की जो प्रोसेस है वो पूरी ना हो और कोई भी चेन रिएक्शन ना स्टार्ट हो। और ये एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है, लेकिन इसमें वास्तविक परमाणु परीक्षण जैसा प्रभाव नहीं होता है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि परमाणु परीक्षण करने की जरूरत शायद ही कभी पड़ती है। बाकी कहने को तो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन जैसी ट्रीटी ने आज के समय में परमाणु परीक्षणों को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन ये भी सिर्फ कहने के लिए है। बाकी परमाणु परीक्षण का इतिहास जितना खतरनाक और विनाशकारी रहा है, तो उसको देखते हुए आज के समय में साइंटिस्ट नई नई तकनीकों को विकसित करने में काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इंसान की जिम्मेदारी यही बनती है कि वो विज्ञान का उपयोग शांति और सुरक्षा के लिए करे, ना कि विनाश के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।